हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस इंडेक्सिंग को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एकदम डिटेल में समझ लिया था। एंड आज इसी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है जेपीए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब ये जेपीए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, बट आज स्पेसिफिकली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं N+1 क्वेरी प्रॉब्लम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि ये N+1 क्वेरी प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के थ्रू समझते हैं। मतलब अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो एंड वो डेटाबेस से कनेक्टेड है, मतलब आप जब भी कोई एपीआई हिट करते हो तो डेटाबेस से डेटा आता है या डेटाबेस में ऑपरेशन होते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अगर आपने जेपीए ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रखा है तो ये N+1 क्वेरी प्रॉब्लम आनी बहुत ही कॉमन चीज़ है। मतलब इस प्रॉब्लम को ऐसा नहीं बोला जाएगा कि किसी रेयर एप्लीकेशन में आता है, ऐसा नहीं है। ये मोस्टली एप्लीकेशन में यही प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारे एप्लीकेशन में भी ये एग्जांपल फिट बैठेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में दो एंटिटी हैं, एक प्रोडक्ट एंटिटी है एंड दूसरा कैटेगरी एंटिटी है। अब होता क्या है कि जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है, वो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। मतलब अगर डेटाबेस के अंदर 100 प्रोडक्ट हैं तो वो किसी न किसी कैटेगरी से लिंक जरूर होंगे, ठीक है। अब आप एक एपीआई बनाते हो जिसमें आप सारे प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल कर लाते हो, मतलब सारे आप 100 जितने भी आप चाहो उतने प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल कर लाते हो। अब लिस्ट में क्या है, एक फॉरेन की बनी हुई है कैटेगरी की, तभी तो वो कनेक्टेड है। तो आपने जो एपीआई बनाई है वो इस तरह से है कि जब भी आप प्रोडक्ट का डिटेल निकालते हो तो साथ में कैटेगरी की भी डिटेल निकल के आती है, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि इंटरनली एक क्वेरी चलती होगी जिसके थ्रू प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट के अंदर जो फॉरेन की लगी हुई है कैटेगरी की, वो सारा डेटा एक साथ निकल के आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हाइबरनेट क्या करता है, सबसे पहले एक क्वेरी हिट करता है एंड उस क्वेरी से प्रोडक्ट टेबल का सारा डेटा लेकर आता है, मतलब सारी डिटेल निकाल के लाता है जो भी आपने क्वेरी हिट की होगी, जो भी एपीआई बनाई है उसके लिए एक सिंगल क्वेरी चलती है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप कैटेगरी का डेटा एक्सेस करते हो तो हर प्रोडक्ट के लिए हर बार फिर से एक एक क्वेरी हिट होगी। मतलब अगर प्रोडक्ट PA है तो PA के लिए एक क्वेरी हिट होगी एंड उसकी कैटेगरी उठ के आएगी। उसी तरह से अगर प्रोडक्ट P2 है तो P2 के लिए फिर एक क्वेरी चलेगी एंड उसका कैटेगरी आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट है तो 100 बार फिर से क्वेरी चलेगी और उनकी कैटेगरी की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेरी चलती है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट का डिटेल निकालने के लिए एक क्वेरी चलती है। उसके बाद फिर एक एक प्रोडक्ट की कैटेगरी निकालने के लिए, मतलब हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी से लिंक है, हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई कैटेगरी है, इस वजह से हर एक प्रोडक्ट के लिए फिर से एक एक करके क्वेरी चलेगी एंड सारे प्रोडक्ट का कैटेगरी निकल के आएगा। मतलब अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो 100 बार ये क्वेरी चलेगी कैटेगरी की डिटेल निकालने के लिए। तो यही है N+1 प्रॉब्लम। मतलब जितना भी आपके पास डेटा है उससे +1 कर दो। मतलब अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट का डेटा है तो एक बार तो वो क्वेरी चली जिसने आपका प्रोडक्ट का पूरा डेटा दिया, उसके बाद 100 बार वो क्वेरी चली जिसने आपको कैटेगरी का डिटेल निकाल के दिया। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गए, 101। मतलब अगर 100 प्रोडक्ट का आपको प्रॉपर डिटेल निकालना है, प्रॉपर डिटेल आपके पास दिखता है ना, तो इसका मतलब इंटरनली वो 101 क्वेरी चली है, तब वो आपको जाके 100 प्रोडक्ट का डिटेल दिख रहा है। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं N+1 क्वेरी प्रॉब्लम, ठीक। अब समझ में आया। यहाँ पर ये जो N है, N का मतलब होता है कि जो आपकी फर्स्ट क्वेरी चली थी उसमें प्रोडक्ट का, मतलब जो भी डेटा है, प्रोडक्ट तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला था, जो भी आप डेटा फैच कर रहे हो उसका काउंट कितना है, कितना डेटा, कितनी रो का डेटा है। एंड अगर उसमें 100 रो का डेटा आ रहा है, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया था कि 100 प्रोडक्ट आ रहे हैं आपकी क्वेरी में, तो ये जो 100 है यही है N। देन +1 लगाते हैं। +1 का मतलब है जो हमने स्टार्टिंग में क्वेरी चलाई थी जिससे ये डेटा निकल के आया है,
वो 1 पर काउंट होता है। मतलब जो आप पहले सोच रहे थे कि एक क्वेरी चलती है और एक क्वेरी से पूरा डेटा निकल के आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता इंटरनली। इंटरनली ये होता है कि जितना भी आपका डेटा है, जितने भी लाइन का डेटा निकल के आया है ना, उतनी बार आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। इसका मतलब अगर 1 लाख का डेटा आप निकाल के ला रहे हो एक बार में एक क्वेरी में, तो इंटरनली 1,01 क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है डेटाबेस में, तब जाके वो पूरा डेटा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई उस केस की बात जिसमें आप एक फॉरेन की यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपके एंटिटी में 3, 4 या 10, 20 इस तरह की अगर एंटिटी यूज हो रही हैं, तब सोचिए कि कितना ज़्यादा ओवरहेड पड़ रहा होगा डेटाबेस पर। मतलब जब हम एक फॉरेन की बात करते हैं, मतलब उसका डेटा फैच करते हैं, तब इतना सारा प्रॉब्लम है, इतनी सारी एग्जीक्यूशन हो रही है, क्वेरी डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन जब मल्टीपल फॉरेन की बात आती है, मतलब मल्टीपल फॉरेन की लगी होती हैं और आप उनका डेटा एक्सेस करते हो, तब समझिए कि कितनी ज़्यादा डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब आप सोचोगे कि हाइबरनेट इतना स्मार्ट है, फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है। तो अगर इस चीज़ को समझना है तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा एंटिटी रिलेशनशिप एंड फैचिंग स्ट्रेटेजी को। तो उसके लिए हम आते हैं अपनी एंटिटी में। तो ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसमें हमने फॉरेन की का यूज किया है। तो हम जिस एग्जांपल की बात कर रहे थे प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, तो उसी को देख लेते हैं। उसके लिए हमें आना पड़ेगा प्रोडक्ट सर्विस में। इधर जावा के अंदर जाएंगे, एंटिटी मिलनी चाहिए हमें यहाँ पर, ये रही। इसको ओपन करिए एंड यहाँ पर आपको कैटेगरी भी मिल गई एंड प्रोडक्ट भी मिल गया। मैं प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको कैटेगरी दिखेगी, ये रही कैटेगरी। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमने इतना ये कोड लगाया है इसके लिए। ठीक है, बट यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर हमें 2 चीज़ें समझनी है, एक एंटिटी रिलेशनशिप और दूसरा फैचिंग स्ट्रेटजी। तो दोनों को मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप को मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने ऐड मैनी टू वन लगाया है, ये एंटिटी रिलेशनशिप के लिए है। बट बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ये मैनी टू वन क्या है या क्या है, रिलेशनशिप कितने होते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखो, डेटाबेस में अक्सर क्या होता है, एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट होना होता है। मतलब एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, मतलब जिस टेबल में प्राइमरी की होती है दूसरे टेबल की, वो उस टेबल की फॉरेन की बन जाती है। तो इस तरह की कनेक्टिविटी होती है। तो जेपीए में इसी कनेक्टिविटी को, इसी रिलेशन को एंटिटी रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, अब जेपीए में मेनली ये 4 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है 1 to 1। मतलब इसमें एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के सिर्फ एक रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सकता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप यूजर एंड यूजर प्रोफाइल को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो 1 to 1 कनेक्शन होगा, क्योंकि एक यूजर का एक प्रोफाइल एंड एक प्रोफाइल का एक यूजर, तो ये 1 to 1 हो गया। इसी तरह से 1 to many। 1 to many का मतलब है कि हमारा एक प्रोडक्ट, मतलब जिस टेबल पे ये आपने लगा रखा है, जिस एंटिटी में आपने ये रिलेशनशिप लगा रखा है, इसका मतलब है कि इस टेबल का एक आइटम दूसरे टेबल के मल्टीपल आइटम से कनेक्ट हो सकता है। आप इधर प्रोडक्ट एंड कैटेगरी का ही एग्जांपल ले लो। मान लीजिए हमने कैटेगरी टेबल में ये रिलेशनशिप लगा रखा है। मैं एक बार कैटेगरी टेबल भी ओपन कर देता हूँ एंड हो सकता है कि हमने लगा रखा हो इसमें। हाँ, ये लगा रखा है हमने। यहाँ पर एक रिलेशनशिप है 1 to many। तो यही 1 to many में समझा रहा था। मतलब इस टेबल का एक कैटेगरी प्रोडक्ट टेबल के मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। मतलब अगर एक कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं ना, लाइक एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही आ जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप करना है जिसमें आपकी जो मेन टेबल है उसमें एक आइटम दूसरे टेबल के मल्टीपल आइटम के साथ कनेक्टेड हो रहा है, तो वहां पर 1 to many रिलेशनशिप लगाया जाए। ठीक है, देन तीसरा है मैनी टू वन, जो कि हमने प्रोडक्ट में ऑलरेडी लगा रखा है। ये रहा मैनी टू वन। मतलब इस टेबल के मैनी प्रोडक्ट फॉरेन की जो हमारी लगी, मतलब जो कैटेगरी है, कैटेगरी की एक आइटम से कनेक्ट होंगे। मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल बताया इलेक्ट्रॉनिक का, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट हैं टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारे, तो ये सारे जाकर कहाँ कनेक्ट होंगे, कैटेगरी के एक आइटम के साथ। कैटेगरी का एक आइटम है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक से जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो
ये हो गया मैनी टू वन कनेक्शन, ठीक है। इसी तरह से जो फोर्थ रिलेशनशिप होता है उसे मैनी टू मैनी बोलते हैं। मैनी टू मैनी का मतलब है कि जो मेन टेबल है उसके मल्टीपल आइटम दूसरे टेबल के मल्टीपल आइटम से कनेक्टेड होती है। आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझ लीजिए जैसे स्टूडेंट एंड कोर्सेज को कनेक्ट करना है, मतलब एक टेबल है स्टूडेंट्स एंड दूसरी टेबल है कोर्सेज। तो कोर्स टेबल के अंदर बहुत सारे कोर्स दिए हैं एंड स्टूडेंट टेबल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट के नाम एंड उसकी डिटेल है। तो जब इनके बीच में कनेक्शन होगा तो मैनी टू मैनी होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि किसी एक स्टूडेंट का कोई एक कोर्स है या एक कोर्स का कोई एक ही स्टूडेंट है, नहीं, यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्सेज हैं एंड इसी तरह से जो मल्टीपल कोर्सेज हैं वो भी मल्टीपल स्टूडेंट के लिए है, मतलब दोनों आपस में मैनी टू मैनी कनेक्शन से कनेक्ट होंगे। तो ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ रिलेशन डिफाइन कर देना काफ़ी नहीं होता है, यहाँ पर हमें हाइबरनेट को बताना पड़ता है कि जो डेटा होगा, मतलब ये जो फील्ड में मैं ये लगा रहा हूँ रिलेशनशिप, मतलब जिसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसका ये डेटा कब लोड होगा। मतलब ये टेबल तो है प्रोडक्ट की, लेकिन हमें कैटेगरी का डेटा लोड करना है, मतलब इसमें हमें कैटेगरी टेबल का भी डेटा चाहिए। तो ये डेटा कब लोड होगा, तो इसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ता है फैच टाइप। और फैच टाइप में मोस्टली दो प्रॉपर्टी होती हैं, लेजी एंड ईगर। तो इसमें सबसे पहले ईगर की बात करते हैं। तो ईगर एक्चुअली में क्या करता है, जैसे आप मेन टेबल का डेटा लोड करते हो, मतलब आपने एक क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट का जो भी डेटा है वो आ जाएगा, फैच हो जाएगा। तो सेम टाइम पर कैटेगरी का भी डेटा फैच होकर आ जाएगा। मतलब आपने कैटेगरी का डेटा फैच नहीं किया, वो ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर आपने जो डेटा फैच किया है वो प्रोडक्ट टेबल का किया है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ईगर लगा दिया है तो कैटेगरी का डेटा ऑटोमेटिकली जब भी प्रोडक्ट टेबल का डेटा फैच होगा उसके साथ ही हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है कि आपको जो डेटा है वो मेन टेबल के साथ ही मिल जा रहा है, मतलब जो मेन डेटा है उसके साथ ही आपको कैटेगरी का भी डेटा मिल जा रहा है, जो मतलब फॉरेन की लगी है उसका भी डेटा आ जा रहा है। तो ये तो हो गया फ़ायदा, लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपको मान लीजिए कैटेगरी का डेटा तो चाहिए ही नहीं था, लेकिन कैटेगरी का डेटा साथ में आ ही रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने फैच टाइप ईगर लगा रखा है। तो ये है एक इसका डिसएडवांटेज, मतलब अननेसेसरी डेटा आ रहा है आपके पास एंड अननेसेसरी डेटा आने की वजह से जो मेमोरी एंड परफॉर्मेंस दोनों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इधर परफॉर्मेंस पर ही हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है जिसमें परफॉर्मेंस या मेमोरी पर कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो हमें इसी को तो रिजॉल्व करना है। तो ईगर का यूज करना तो ठीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं लेजी का, जो कि हमने ऑलरेडी यूज किया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स इस तरह का क्वेरी हिट करते हो तो ये कैटेगरी का डेटा नहीं देगा। यहाँ पर एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, प्रॉक्सी डेटा होगा, लेकिन ये एक्चुअल डेटा नहीं होगा कैटेगरी का, ठीक है। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स इस तरह का क्वेरी चलाया तो आपके पास प्रोडक्ट का पूरा डिटेल आ गया, लेकिन कैटेगरी का नहीं पहुंचा, ठीक है भाई। अब आपको कैटेगरी का भी डेटा चाहिए, मतलब आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई तो आपने प्रोडक्ट का तो डिटेल निकाल ही लिया है, प्रोडक्ट का डेटा तो आ ही रहा है, तो आप सिंपली उसी ऑब्जेक्ट में, मतलब जिसमें पूरा डेटा निकल के आया है प्रोडक्ट का, उसी में सिंपली आपको डॉट कैटेगरी का नेम या कैटेगरी का जो भी प्रॉपर्टी है, कैटेगरी का नेम है, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है, तो कैटेगरी डॉट डिस्क्रिप्शन इस तरह का जैसे ही आप लिखते हो, मतलब कैटेगरी को जैसे ही आप एक्सेस करते हो या कैटेगरी के अंदर की फील्ड को एक्सेस करने का ट्राई करते हो, वैसे ही आपको डेटा मिल जाता है कैटेगरी का। तो ये हो गया लेजी, ठीक। अब क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पर तुरंत आपको डेटा नहीं मिलता, अननेसेसरी डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब भी आपको ज़रूरत है तब आप उसको फैच करिए, मतलब डॉट कैटेगरी लगा दीजिए या डॉट कैटेगरी डॉट नेम लगा दीजिए तो कैटेगरी का नेम आ जाएगा। तो जैसे ही आप कैटेगरी को या उसके अंदर की फील्ड को फैच करते हो उस टाइम पर फिर वो डेटा आपको मिलता है, पहले से डेटा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये तो बढ़िया चीज़ हो गई, यहाँ पर तो n+1 क्वेरी प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, अभी भी n+1 क्वेरी प्रॉब्लम आ रहा है। कैसे,
यहाँ पर सिर्फ जो ये n+1 क्वेरी प्रॉब्लम है ये पोस्टपोन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर पोस्टपोन हो जा रहा है। कैसे? क्योंकि जिस टाइम पर आप कैटेगरी का डेटा एक्सेस करते हो ना, मतलब मैं बता रहा था अभी कि आप डॉट कैटेगरी या डॉट कैटेगरी डॉट नेम करके कैटेगरी का या उसके अंदर की फील्ड का डेटा को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जब भी आप ऐसा लिखते हो उसी टाइम पर एक क्वेरी हिट होती है डेटाबेस में और वो जाके कैटेगरी से डिटेल निकाल के लाती है। मतलब उस टाइम पर जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो उसी टाइम पर वो क्वेरी हिट होगी एंड करस्पॉन्डिंग डेटा आएगा। तो बात तो वही हो गई, ईगर में एक साथ ही क्वेरी हिट हो जा रही है, मतलब उसी में ही n+1 प्रॉब्लम आ जा रहा है एक साथ ही, बट यहाँ पर थोड़ी टाइम के बाद आ रहा है जब आपको ज़रूरत पड़ रही है। ज़रूरत तो पड़ेगी ही, राइट, एंड जैसे ही ज़रूरत पड़ी वैसे ही n+1 प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो एक और इसमें एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने ये लाइन लिख रखी है, ठीक है, आपने किसी दूसरी टेबल में लिख रखी है, या मान लीजिए आप किसी दूसरे एप्लीकेशन में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपने ये लाइन लिख रखी है, ठीक। अब आप एक API हिट करते हो जो प्रोडक्ट का डिटेल निकाल के लाता है, ठीक है, एंड मान लीजिए आपने कोई रेंज लगा दी या पूरा प्रोडक्ट निकाल रहे हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने क्वेरी लगा दी, उस तरह का आपने API बना दिया। अब API चला तो सारा डिटेल आ गया, अब यहाँ पर लेजी लगाया तो कैटेगरी का डिटेल नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी की ज़रूरत पड़ती है एंड आप चाहते हो कि मुझे जो भी प्रोडक्ट निकल के आए हैं सबका कैटेगरी भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पे डैशबोर्ड बना रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो और आपको डिटेल शो करानी है या यूज करनी है, तो आप प्रोडक्ट का नाम लिखना चाह रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हो, देन कैटेगरी लिखना चाह रहे हो। तो मान लीजिए आपके पास 100 प्रोडक्ट का लिस्ट आता है, तो फिर आपको 100 कैटेगरी भी तो चाहिए उनके सामने रखने के लिए या यूज करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक लूप चला दोगे कि भाई जितना मेरे पास डेटा आया है प्रोडक्ट का एक लूप चलेगा एंड अंदर लिखा होगा, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट बना दिया प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट के अंदर 100 प्रोडक्ट का लिस्ट है, तो आप लूप चला रहे हो एंड आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी नेम। तो जितनी बार भी लूप चल रहा है, मान लीजिए पहला प्रोडक्ट चला, पहला प्रोडक्ट लूप के अंदर गया एंड उसने ये कैटेगरी नेम वाली लाइन देखी एंड वो क्वेरी हिट करता है और उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को फैच करके लाता है। इसी तरह से दूसरी क्वेरी चलती है एंड फिर से वो डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट होगी और दूसरे प्रोडक्ट का कैटेगरी फैच करके लाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं तो 100 बार क्वेरी चलेगी, क्योंकि लूप लगा है और आपको रिक्वायरमेंट है, आपको कैटेगरी चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से बार बार क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एंड कैटेगरी से डेटा फैच होकर आएगा। तो बात तो वही हो गई, आप चाहे एक साथ ही सारे प्रोडक्ट का कैटेगरी फैच कर लीजिए, मतलब जैसे आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट क्वेरी हिट करते हो उसी टाइम पर n+1 क्वेरी प्रॉब्लम आ जा रही है जब आप ईगर का यूज करते हो, एंड लेजी का यूज करते हो तो बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब n+1 क्वेरी प्रॉब्लम आ जा रही है। तो बात तो सेम हो गई, ये प्रॉब्लम तो अभी गई ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर बोलोगे कि डेटा तो आ रहा है प्रॉपरली, सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रिंट हो रहा है, अगर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो प्रॉपर सब चल रहा है, लेकिन ये भी पता है कि जब डेटा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन होगी एंड यहाँ पर हम परफॉर्मेंस को ही सही करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनली इतना बड़ा कांड हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे चेक किया जाएगा उसको? तो देखो, एक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इस तरह का अगर आपके कोड में है तो आपका n+1 प्रॉब्लम आ रहा होगा इंटरनली, लेकिन अगर आप सच में उसे चेक करना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो कि कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास एक तरीका है, आप अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में या YML में कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए, इसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, तो आप यहाँ रिसोर्स में आएंगे एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी सेट कर देंगे लॉगिंग डॉट लेवल डॉट org डॉट hibernate डॉट SQL इक्वल टू debug
इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, spring.jpa.properties.hibernate.generate.statistic, इसमें कर दीजिए ट्रू। ठीक है, देन इसको करिए सेव। यहाँ पर हाइबरनेट के थ्रू जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो हमें कंसोल में दिख जाएगी, मतलब कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। एंड इसके थ्रू हम स्टैटिस्टिक को इनेबल कर रहे हैं, मतलब इसके थ्रू हमें हाइबरनेट बताएगा कि जो भी रिक्वेस्ट आपने हिट की है उस रिक्वेस्ट के थ्रू कितनी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई हैं, मतलब आपने एक एपीआई हिट करी तो उस एक एपीआई ने कितनी क्वेरी एग्जीक्यूट की हैं, ये आपको इस प्रॉपर्टी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी काफ़ी हैं। अब इस सर्विस को कर लेना है रन, बट ये अकेली सर्विस रन नहीं होगी क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर एप्लीकेशन हमने बनाया था, इसमें काफ़ी ऑथेंटिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें अपना पूरा एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब ये सारी सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ेंगी, देन आप इसको टेस्ट कर पाओगे।